तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की क्लास में हम इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई नोट्स आपको आज सबसे पहले मिले। पहले थोड़ी देर आराम से रिलैक्स होकर मेरी बात सुनिए। नोट्स तो आप सबको मिल ही जाएंगे, टेलीग्राम पे, चैनल के लिंक में, वेबसाइट पे, सब जगह सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के इंट्रोडक्शन पर। आज हम जो आईबीसी 2016 पढ़ने जा रहे हैं, उसकी एग्जाम में जो वेटेज 10-15 नंबर की है वो तो ठीक है, लेकिन एक बड़ी चीज जो हमें आईबीसी से शिक्षा मिलती है वो ये कि ऑर्गेनाइजेशन खोलते समय, स्टार्टअप करते समय, कोई नया व्यापार शुरू करते समय, हालांकि कोई अपशगुन वाली बातें करना ठीक नहीं होता, लेकिन मन के अंदर यह बात भी फिक्स रहनी चाहिए कि अगर बंद हुआ तो क्या होगा और कैसे होगा। एक बात सोचिए आप, हमारे देश की सरकार और हमारे देश का हर व्यक्ति, आजकल लगभग हर व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की बात करता है। सब बात करते हैं कि वे देश के अंदर व्यापार बढ़े, सब बात करते हैं कि देश के अंदर कारोबार बढ़े, सब बात करते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत हो जाएं। तो आपको क्या नहीं लगता कि यह कदम उठाना रिस्की भी तो होता है? भाई, बड़ा आसान है किसी नौकरी में जाना और वहां पर वो आपने सुना होगा, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। सुना है ना, कैडबरी डेयरी मिल्क का विज्ञापन आता था, खुश है जमाना आज पहली तारीख है। क्यों खुश है जमाना? क्योंकि हमारी पॉकेट में सैलरी नाम का कंपोनेंट क्रेडिट हो गया है। लेकिन यदि हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं, स्टार्टअप बनते हैं, कारोबार खोलते हैं, मैं किसी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, मैं नए कारोबारियों की बात कर रहा हूं जिनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है। जब वो व्यापार खोलते हैं तो उनके मन में इस बात का डर रहता है कि यदि इंसॉल्वेंसी जैसी स्थिति आ गई, यदि बैंकरप्सी जैसी स्थिति आ गई, यदि उनकी लायबिलिटीज उनकी एसेट से ज्यादा हो गई, तो कैसे काम सुधरेगा। हमारे देश में 2016 से पहले ऐसा नहीं है कि कोई इंसॉल्वेंसी को लेकर कोई कानून नहीं था, पहले भी थे कानून, लेकिन पहले के कानून इंसॉल्वेंसी पे ज्यादा ध्यान देते थे और आज का कानून इंसॉल्वेंसी के रेजोल्यूशन पे ज्यादा ध्यान देता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, चैप्टर को उठने में समय लगेगा, फिर चैप्टर को गिरने में समय नहीं लगेगा। मैं आसानी से आपका चैप्टर 2 या मैक्सिमम 3 मुलाकातों में पूरा करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहिएगा। बाकी कोई गारंटी इस बात की नहीं है कि 3 क्लासों में खत्म होगा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सब कुछ करवाऊंगा मैं, आप बेफिक्र रहिए प्लीज। तो इंसॉल्वेंसी के ऊपर ये चैप्टर नहीं है माय लॉर्ड, ये चैप्टर इंसॉल्वेंसी के रेजोल्यूशन के ऊपर है। इस चैप्टर का काम मृत्यु लेकर आना नहीं है, इस चैप्टर का काम जीवन को बचाए रखना है। सपोज करिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के क्रेडिटर्स बहुत ज्यादा हो गए, नंबर में नहीं वैल्यू में, और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्रेडिटर्स की पेमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया। तो जब उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रेडिटर्स की पेमेंट करना मुश्किल हो गया, तो उसको ऐसा लगने लगा कि बस शटर बंद करके भाग जाऊं, व्यापार बंद करके मैं भाग जाऊं, किसी भी तरह अपनी जिम्मेदारियों से बच जाऊं, क्रेडिटर्स का सामना ना करना पड़े, उनके आगे ना आऊं, मैं छिप जाऊं कहीं पर। यह सब होता था 2016 से पहले। 2016 का ये जो कानून हमारे देश में बना, इस कानून के अंदर कोशिश करी गई एक क्रेडिटर्स की कमिटी बनाने की, जिसको हम सीओसी बोलते हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने मीटिंग करके इस बात पर विचार करना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को हमने क्रेडिट दे दिया, लोन दे दिया, या जिससे हमने पैसे लेने बाकी हैं,
सोचो अगर वो बंद हो गई तो आगे के लिए कारोबार भी तो बंद हो गया। क्यों ना हम ऐसा करें कि सपोज करिए कोई बैंक है और मैंने बैंक के 4 करोड़ रुपए देने हैं, तो वो बैंक मुझे थोड़ा सा समय और दे दे, या फिर कोई दूसरा बैंक मुझे 8 करोड़ दे दे, 4 करोड़ मैं पुराना लोन चुका दूं और 4 करोड़ की मुझे वर्किंग कैपिटल मिल जाए। तो रेजोल्यूशन के लिए ये चैप्टर पैदा हुआ है, लिक्विडेशन के लिए ये चैप्टर पैदा नहीं हुआ। हालांकि लिक्विडेशन का भी सेक्शन है हमारे पास। पूरा प्रयास हमें इस चैप्टर में इस बात का सीखना है कि कंपनी की आखिरी सांस तक कंपनी को जिंदा कैसे रखा जाए। इंसॉल्वेंट कंपनियों के लिए यह कानून नहीं है, इंसॉल्वेंसी से बचने के लिए यह कानून है। तो मैंने ये इंट्रो इसलिए आपको दिया, मैंने आपके ये 2-3 मिनट इसलिए खराब करे कि लोगों के मन में ना एक गलत धारणा है आईबीसी 2016 को लेके। 2 बुरी गलत फहमियां लोगों के मन में है आईबीसी को लेके। एक तो ये कि ये लंबा बहुत है, आप देखिएगा भाई के पास आईबीसी कितना छोटा है और हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी गलतफहमी आईबीसी को लेकर ये है कि साहब ये जो चैप्टर है, इसके अंदर हम कंपनियों का लिक्विडेशन करते हैं। नहीं, हम रेजोल्यूशन करते हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत आप सबका हमारे आईबीसी 2016 की पहली क्लास में। हम आईबीसी 2016 में सबसे पहले फुल फॉर्म देखें। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016, इसमें 2 शब्द आते हैं। एक शब्द है इंसॉल्वेंसी और एक शब्द है बैंकरप्सी। देख पा रहे होंगे आप, आईबीसी में एक तो अपना आई है और एक बी है। ये जो आईबी है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं है, ये आईबी है इंसॉल्वेंसी और अगला बैंकरप्सी। और इस इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी दोनों को मैंने यहां पर आराम से डिफाइन कर रखा है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग नॉट एबल टू पे ऑफ डेट्स ड्यू टू इनसफिशिएंट कैश फ्लो। हमारे पास कम पैसे हैं, इसलिए हम एबल नहीं हैं किस बात को करने के लिए कि हम पे कर सकें। क्या पे कर सकें? अपने डेट्स। वी आर नॉट एबल टू पे द डेट्स ड्यू टू इनसफिशिएंट कैश फ्लो। अब ये परिस्थिति मान लो आज है और कल नहीं। नितेश, आपका कोई भी सिलेबस हो, पुराना नया, ये दोनों के लिए काम आएगा, बेफिक्र रहिए। आईबीसी तो आईबीसी है ना। तो ये मैं कह रहा था कि इंसॉल्वेंसी उस परिस्थिति को कहते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं जिस समय हमारे पास एबिलिटी नहीं है कि हम अपने ऋण को चुका सकें, हम अपने डेट को पे ऑफ कर सकें, हम अपने लोन को रीपे कर सकें। हमारे पास इस बात की कोई एबिलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो हम कह रहे हैं ना। मान लो अदालत में हम गए और अदालत में जज साहब बोले, ला बेटा तेरी बैलेंस शीट तो देखूं। बैलेंस शीट पलट के वो अदालत देखती है, अच्छा तुम्हारे पास तो इतनी सारी एसेट्स और भी हैं, इनको भी बेचो, इनसे पैसा लो, ये क्यों नहीं बेच देते? हम कह रहे हैं अरे वो हमने सोचा ये वाली एसेट क्या बेचें, ये तो फिक्स्ड एसेट्स हैं, या ये तो एसेट्स सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया हैं, या ये तो डिस्प्यूटेड एसेट्स हैं, इनमें तो ओनरशिप का झगड़ा चल रहा है। मतलब ऐसी परिस्थिति सोचो ना कि जिसमें हमें लग रहा है कि हम लोन नहीं पे कर पाएंगे। लेकिन जब बैलेंस शीट अदालत के सामने गई, एक्सपर्ट्स के सामने गई, तो वो कहते हैं भाई हमें तो नहीं नजर आ रही यहां पर कहीं पर कोई इंसॉल्वेंसी जैसी परिस्थिति, हमें तो नहीं नजर आ रही यहां पर कोई ऐसी आफत भरी सिचुएशन जिसको तुम इंसॉल्वेंसी कह सकते हो। ये भी तो हो सकता है ना। तो इंसॉल्वेंसी सिचुएशन को कहते हैं, अदालत के ऑर्डर को नहीं, समझे आप। लेकिन जब अदालत इस बात का ऑर्डर दे देती है कि हां इंसॉल्वेंसी एग्जिस्ट करती है, तब उसे कहते हैं बैंकरप्सी, लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी।
ये छोटी छोटी बातें यदि आप बाईपास करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट आपको बाईपास कर देगा। इसलिए किसी भी लाइन को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये बिल्कुल ना सोचें कि इस इतना सा पढ़ के हमारा क्या होगा। काम की बातें बताओ ना, सेक्शन 1 में क्या लिखा है और 2 में क्या लिखा है, देखेंगे ना। धीरे धीरे आराम रहिए, आराम से बैठिए। तो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का कोई आपसे बेसिक मीनिंग पूछे तो आपको क्या बताना है कि इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है सिचुएशन और बैंकरप्सी का मतलब होता है डिक्लेरेशन। कीवर्ड्स अगर कोई पूछ ले तो आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगली हेडिंग मैंने लिख रखी है कंक्लूजन ऑफ इंसॉल्वेंसी। कंक्लूजन ऑफ इंसॉल्वेंसी मतलब इंसॉल्वेंसी तो सिचुएशन थी, इंसॉल्वेंसी जैसी परेशानी हमें फील होने लगी, हम अदालत में चले गए और कोर्ट से ऑर्डर ले आए और इंसॉल्वेंसी हमारी रिजॉल्व नहीं हो पाई, इंसॉल्वेंसी हमारी ठीक नहीं हो पाई, इंसॉल्वेंसी हमारी नहीं सुधर पाई सिचुएशन। तो क्या होगा? कंक्लूजन ये है कि यदि हम नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी हैं तो हमारी बैंकरप्सी हो जाएगी और अगर हम कॉर्पोरेट एंटिटी हैं तो हमारा लिक्विडेशन हो जाएगा। इसका मतलब बैंकरप्सी और लिक्विडेशन दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? सिनोनिम्स। अब मान लो एग्जामिनर तुमसे ये पूछने लगे कि बैंकरप्सी और लिक्विडेशन लगभग लगभग सेम चीजें हैं, तुम कहोगे अरे यार दोनों सेम चीजें कैसे हैं? क्यों? अगर तुम इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो तो तुम क्या होगा तुम्हारा? बैंकरप्सी। लेकिन अगर तुम एलएलपी हो, तुम कंपनी हो, तुम बॉडी कॉर्पोरेट हो तो क्या होगा? लिक्विडेशन। दर्द भरा जीवन है इंसॉल्वेंसी और दर्द भरे जीवन के बाद आई मृत्यु क्या है? इंसानों के लिए बैंकरप्सी और ऑर्गेनाइजेशन जो कॉर्पोरेट नेचर की हैं उनके लिए वो है लिक्विडेशन। मैं जब तुम्हें टेस्ट दूंगा ना तो तुम देखना ये तुम्हारी काम आएंगी बातें, और एग्जामिनर जब सवाल पूछेगा ना तो इधर उधर वाले लोग देख रहे होंगे ये कहां से पूछ लिया प्रश्न, तुम कहोगे भाई हमें तो आता है। मन से बैठे रहो प्लीज। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। बैंकरप्सी और लिक्विडेशन हमें समझ आ गया। अगला एक बड़ा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोड। कोड क्यों बनाया गया? उद्देश्य क्या है? वैसे तो जनरल सिनेरियो में लोग ऐसा कहते हैं कि इंसॉल्वेंसी पहले जल्दी रिजॉल्व नहीं हो पाती थी, अब उसको जल्दी से रिजॉल्व करने के लिए एक कानून बना। पहले इंसॉल्वेंसी के केस चलते थे कई सालों तक और फिर भी जाके कोई फायदा नहीं होता था। आजकल इंसॉल्वेंसी के केसेस 330 डेज में रिजॉल्व हो जाते हैं, तो थोड़ा टाइम बाउंड काम होने लगा। लेकिन मैं तुम्हें एक और बड़ी बात बताना चाहता हूं। यहां तो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं वो ठीक है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 का सबसे बड़ा उद्देश्य है क्रेडिटर्स की प्रोटेक्शन, वैल्यू का मैक्सिमाइजेशन। एक मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एसेट्स हैं जिनको बेचकर वो लायबिलिटीज पे करने का प्लान बना रही है। वो कह रही है अब तो मैं इंसॉल्वेंट हो गई हूं, ऑफिस, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग सब कुछ बेच देती हूं और बेच बाच के जो बचेगा उससे पैसे मैं पे कर दूंगी, मेरे लोन्स बहुत सारे हो गए मेरे ऊपर। ठीक है, तो जब आदमी चिंता में प्रॉपर्टी बेचता है ना तो कम कीमत में बिकती है, जल्दीबाजी में बेचता है ना तो कम कीमत पे बिकती है, दर्द भरे आवाज से बेचता है ना तो सामने वाला फायदा उठाता है। लेकिन इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 में प्रोविजन यह है कि कंपनी के डायरेक्टर कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे, कोई दूसरा प्रोफेशनल आदमी आएगा वो बेचेगा, तो वो मैक्सिमाइज्ड वैल्यू पे बेचेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर उसको वैल्यू करेगा फिर बेचेगा। तो क्रेडिटर्स को अपनी जो लोन की वापसी है थोड़ी सी अधिक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई मान लो कोई बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया तो बिजनेसमैन जो है उसको तो वैसे दिल का दर्द हो रखा है,
अब वो अपनी संपत्ति बेचने पे लगा है, वो कह रहा है 100 की चीज 10 में बेच दी, 100 की चीज 20 में बेच दी, किसी तरह भाई बेचो बेचो, जो आ रहा है आने दो, कोई बात नहीं। अब यार जो आ रहा है कोई बात नहीं, इसमें तो नुकसान हो गया ना किसका? तुम तो वैसे ही मर रहे थे, तुम तो वैसे ही बंद हो रहे थे, तुम तो वैसे ही दिवालिया हो गए, तुम तो वैसे ही लुट गए, लुट वो और गया जो तुम्हारा क्रेडिटर था। तो उनका ख्याल रखने के लिए ये एक्ट बनाए। भाई जिसकी मृत्यु हो रही है उसकी तो हो ही रही है ना, लेकिन उसके पीछे जो उसके क्रेडिटर्स मर रहे थे साथ साथ, उनकी वैल्यू मैक्सिमाइज करने का काम ये चैप्टर करता है। और हालांकि पहले तो पूरी कोशिश इस बात की करी जाती है कि आर्थिक संकट से बचा जा सके। भाई मान लो किसी कंपनी के ऊपर आर्थिक संकट आ गया और कोई दूसरा बैंक उसके लोन को देकर उसकी ऑपरेशंस को दोबारा शुरू करने में मदद कर सकता है तो वो बढ़िया है, लेकिन अब वो खुद जा रहा था ये सब करने तो नहीं हो पा रहा था। अब जब वो खुद जा रहा था तो ये सब कुछ नहीं हो पा रहा था, वो किसी प्रोफेशनल के माध्यम से जाएगा तो हो जाएगा। ये कहने का मतलब है सर आप किसी भी जल्दबाजी में तो मैं चैप्टर को खत्म करूंगा नहीं, लेकिन मैं ये वादा करता हूं आपसे कि 3 क्लासों में गारंटी खत्म हो जाएगा आईबीसी। थोड़ा इंट्रोडक्शन तो समझिए, आईबीसी का उद्देश्य क्या है कि इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, लिक्विडेशन में कन्वर्ट ना हो, इंसॉल्वेंसी का रेजोल्यूशन हो जाए, आर्थिक संकट बच जाएं, दूर हो जाएं, और अगर नहीं दूर हो सकते तो कम से कम संपत्ति सस्ती तो ना बिके। इन सब बातों का इलाज जहां पर है उसका नाम है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016। आइए देखते हैं कि किताबों के मुताबिक कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनको लेकर आईबीसी 2016 ने जन्म लिया है। आइए, पहला ऑब्जेक्टिव, इंप्रूव हैंडलिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड डेटर। भाई एक आदमी को पैसे लगाए हुए नहीं मिलेंगे वापस तो क्रेडिटर नाराज होगा, डेटर कहेगा तुम यार मेरी सुनते नहीं, तो क्रेडिटर और डेटर के बीच में एक आदमी आ जाता है आरपी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। जब ये दोनों के बीच में लाइजनिंग करवाएगा तो इनके कॉन्फ्लिक्ट बच जाएंगे, है ना। दूसरा सुनो, शिल्पी क्या कह रही है, टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करो। मैं बिल्कुल करूंगा। मेरे को एक बात शिक्षा मैंने ले ली कि टेस्ट सीरीज और कैप्सूल और रिवीजन एग्जाम से ठीक पहले नहीं होने चाहिए, ये तो हमेशा चलते रहने चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अवॉइड डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू एंड मैक्सिमाइज वैल्यू। मतलब मैंने बोला ना आपको, दुख में बेची गई संपत्ति वैल्यू को डिस्ट्रॉय करती है, मैक्सिमाइज नहीं करती। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि यहां पर आईबीसी में तो सारा काम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल करता है, और जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वैल्यू कराने के बाद एसेट बेचेगा तो कम कीमत पे क्यों बेचेगा भाई। जिन लोगों के मन में दुख है उनके हाथ में तो एसेट की चाबी है ही नहीं, उनके हाथ में तो संपत्ति की चाबी है ही नहीं, और जिसके हाथ में है वो तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, वो आप जैसा क्वालिफाइड प्रोफेशनल है ना। तीसरा उद्देश्य है ड्रॉइंग द लाइन बिटवीन मैलफीजेंस एंड बिजनेस फेलियर। देखो मैं मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। होता तो यह है जो मैं पीले रंग से हाईलाइट कर रहा हूं, होता तो यह है, होता तो यह है, लेकिन लगता यह है समाज को। हर कंपनी दोस्तों जो इंसॉल्वेंट हुई, हर कंपनी जो इंसॉल्वेंट हुई, कोई सबके अंदर कोई भागा हुआ व्यापारी थोड़ी था। आदमी को यह सोचना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि हर जगह कोई 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 धोखा करके ही भागेगा, ये जरूरी थोड़ी है। भाई कोला का प्लांट है कनॉट प्लेस में, पुराना बहुत, शिवाजी टर्मिनल के पास। अब सोचिए उसमें मान लीजिए आग लग गई, प्लांट जल गया और इसलिए हमारा बिजनेस फेलियर हुआ, तो ये भी तो एक परेशानी है ना। ये भी तो हो सकती है
जिसकी वजह से हमारी इंसॉल्वेंसी अराइज हुई। ये चैप्टर इस बात को साबित करेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इस बात की इन्वेस्टिगेशन करेगा कि क्रेडिटर्स के मन में इस बात की भावना न रहे। मैलफीजेंस मतलब भरोसा तोड़ना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लोगों को यह सोचना चाहिए कि कोई आदमी जानबूझ के दिवालिया हर केस में नहीं होता, होंगे कुछ भगोड़े आर्थिक अपराधों के। एक शब्द बनाए अंग्रेजी में फ्यूजिटिव, FUGITIVE, आर्थिक अपराध करके भाग जाने वाले लोग, फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स। तो इस एक्ट का उद्देश्य अगला यह है कि बिजनेस मैलफीजेंस या बिजनेस फेलियर में फर्क सामने वाले को समझ आना चाहिए, है ना। क्लियरली एलोकेट लॉसेस इन मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड डाउनटर्न। ये जरा देखो आप, एलोकेट लॉसेस मतलब डिस्ट्रीब्यूट लॉसेस। मतलब मान लो हमारे बिजनेस में लॉस हो गया, तो सारा लॉस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ही क्यों सहेंगे भाई? थोड़ा सा लॉस सिक्योर्ड क्रेडिटर सहे, थोड़ा सा लॉस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर सहे। ये तो बिल्कुल वैसी सिचुएशन हो गई कि कोई मतलब अगर घर जलेगा तो आग एक ही तरफ लगेगी, दूसरी तरफ पता नहीं कौन सा वरदान प्राप्त है, यहां पर आग जला ही नहीं पा रही इस बिल्डिंग को। क्यों? अरे अगर नुकसान हो रहा है तो सबका थोड़ा थोड़ा होगा तो कम से कम सब में बट तो जाएगा। परेशानी होगी तो थोड़ी थोड़ी कम से कम सब में बट तो जाएगी। तो आईबीसी 2016 के 4 बड़े उद्देश्य इस समय आपके सामने हैं। पहला, क्रेडिटर और डेटर के झगड़े को दूर करना, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन करना अगर लिक्विडेशन होना ही है तो। तीसरा, बिजनेस की खराबी और धोखाधड़ी में डिफरेंस लोगों को समझाना और लॉसेस को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। चलिए हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आईबीसी। स्ट्रक्चर ऑफ आईबीसी में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि कुल मिलाकर, ध्यान से देखिएगा, कुल मिलाकर 5 हिस्से हैं आईबीसी के इस चैप्टर में। कुल 255 सेक्शंस हैं आईबीसी 2016 में। कुल 12 शेड्यूल्स हैं आईबीसी 2016 में। और ये 5 हिस्सों का नाम इस समय स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। आपने अभी देखा ना कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 5 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। पहला पार्ट है प्रिलिमिनरी, दूसरा पार्ट है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। अगर हम कंपनियों की बात करें, एलएलपी की बात करें तो पार्ट 2 है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म। अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात करें, भाई ये जो दूसरा हिस्सा है ये कॉर्पोरेट एंटिटीज का हो गया, और ये वाला जो हिस्सा है वो नॉन कॉर्पोरेट वाली एंटिटीज का हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गई जी बात। पार्ट 4 जो है वो है रेगुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। मतलब ये जो इंसॉल्वेंसी में काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, उनकी एसोसिएशंस, एजेंसीज हैं और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी हैं, उनको कैसे रेगुलेट करा जाता है, इनका मतलब क्या है मैं भी आपको बताऊंगा। और आखिरी हिस्सा है मिसलेनियस। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट है आईबीसी 2016 का। आई होप कि आपको यह बात समझ आ गई। कभी कभी एग्जामिनर जो है मल्टीपल चॉइस में कभी क्वेश्चन अगर आया आपका तो आ सकता है कि नंबर ऑफ पार्ट्स 5 हैं, सेक्शन 255 हैं, शेड्यूल 12 हैं, 5 टुकड़ों में से एक प्रिलिमिनरी है, एक मिसलेनियस है, ये तो आसान है समझना। एक कॉर्पोरेट की इंसॉल्वेंसी है, एक नॉन कॉर्पोरेट की इंसॉल्वेंसी, और तीसरा है प्रोफेशनल्स का, एजेंसीज का, यूटिलिटीज का रेगुलेशन। क्लियर हो गई जी बात? पक्का क्लियर? सलोनी का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फर्म बैंकरप्ट होती है? यस, ठीक। और ये जो इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म है उनकी बैंकरप्सी है और कॉर्पोरेट पर्सन का लिक्विडेशन है। ठीक है,
टाइटल में ही समझ आ जाएगा आपको कि ये सब कुछ होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है 4 पिलर्स ऑफ आईबीसी 2016। 4 पिलर्स ऑफ आईबीसी 2016। अब इसको 4 पिलर कह लीजिए या कंपोनेंट्स कह लीजिए या ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर 4 मुख्य ऑर्गेनाइजेशन या 4 मुख्य लोग हैं जिनके नाम यहां पर लिखे हैं। देखो, सबसे पहला है फर्स्ट पिलर, जुडिशियल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जुडिशियल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड एपेलेट अथॉरिटी, ये वो अथॉरिटी है जहां पर हम अपनी प्रार्थना लेकर जाते हैं, हे जज साहब हम इंसॉल्वेंट हो गए, या फिर कोई और जाकर कहता है जज साहब मैं बैंक हूं, मेरे पैसे नहीं मिले, ये इंसॉल्वेंट हो गया है। ये वो न्याय का मंदिर है जहां जाकर शिकायत होती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनियों के केस में अगर बात करें तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और एपेलेट ट्रिब्यूनल होती है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वो ऐसी जगह है जहां पर जाकर हम मैटर लेकर जा सकते हैं, शिकायत लेकर जा सकते हैं, पेटिशन लेकर जा सकते हैं, मुद्दे को उठा सकते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। और नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल कौन सी जगह है? बड़ी अदालत, द बिग बॉस। एनसीएलटी के खिलाफ जाना हो तो ये पहला पिलर है, जुडिशियल एस्पेक्ट वाला। दूसरा पिलर है रेगुलेटर। कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के लोगों को, प्रोसेस को, पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को, प्रिंसिपल्स को गवर्न कर सके। जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया नाम की यह संस्था हमारे देश में है जो सब कुछ मॉनिटर करेगी। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए है, उसी प्रकार इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को गवर्न करने के लिए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को गवर्न करने के लिए, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को गवर्न करने के लिए, आईबीसी के पूरे मैकेनिज्म को गवर्न करने के लिए, इंसॉल्वेंसी का सारा सिस्टम मैनेज करने के लिए, इसके रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तीसरा पिलर है क्लास ऑफ रेगुलेटेड पर्संस। मतलब भाई ऊपर आपने देखा कोई रेगुलेटर होता है, तो जो रेगुलेटर होता है उसके द्वारा रेगुलेटेड लोग भी तो होते हैं। रेगुलेटर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को रेगुलेट करने वाले, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया से रेगुलेट होने वाले लोग कौन है? ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। तो सेकंड और थर्ड पिलर आपस में रिलेटेड है। सेकंड कौन है? रेगुलेट करने वाला। और थर्ड कौन है? रेगुलेट होने वाला। समझ आया आपको? चलिए, आखिरी और फोर्थ पिलर कौन है? एक नई इंडस्ट्री पैदा हुई है हमारे देश में। इनका काम क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली ये स्टोर करती हैं इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स। किसके बारे में? अबाउट लेंडर्स इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग। मतलब जो बोरोवर्स हैं, जैसे सिबिल स्कोर होता है ना, तो सिबिल नाम की संस्था है जो सबके स्कोर रखती है, सबके रिकॉर्ड्स रखती है। तुमने कब फाइनेंस लिया था, कब नहीं चुकाया था, कब चुकाया था, एवरीथिंग। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, दिस इज फोर्थ पिलर। क्लियर? तो एग्जाम में कभी कोई पूछ ले आपसे, व्हाट आर द अथॉरिटीज अंडर द एक्ट, व्हाट आर द पीपल्स ऑफ आईबीसी 2016, हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्वड इन इट, तो ये सब कुछ यहां पर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है सेक्शन नंबर 1,
एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सबसे पहली चीज कि ये कानून किसके ऊपर अप्लाई होता है और ये किस दिन से लागू होना शुरू हुआ। छोटी सी बात है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पे लगता है और 28 मई 2016 को ये लागू हुआ था। वैसे तो 28 मई 2016 को ये लॉ लागू हो गया, बट देयर वर सेवरल सेक्शंस व्हिच केम इनटू फोर्स वेरी मच लेटर ऑन डिफरेंट डेट्स, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। आपने ये याद रखना है कि 28 मई 2016 को ये वाला लॉ लागू हो गया। अब इसमें कुछ सेक्शंस 28 मई को लागू नहीं हो पाए, कुछ थोड़े दिन में बाद में अप्लाई हुए, बाद में एनफोर्स हुए। अब हम उसमें क्या करना है, हमें एकेडमिक इंपॉर्टेंस देखनी है, लाइफ की इंपॉर्टेंस नहीं देखनी। समझ आ गई बात। इट केम इनटू फोर्स ऑन 28 मई 2016। हो गया भाई, पहला सेक्शन खत्म। दूसरा सेक्शन है अप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड। ये किसके ऊपर लगता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी मैं एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 2 में पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें यह नहीं पढ़ना चाहिए कि किस पर आईबीसी लगता है, हमें यह पढ़ना चाहिए कि किस पे आईबीसी नहीं लगता, क्योंकि सब पे तो लगता है। इंडिविजुअल पे लगता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म पे लगता है, पार्टनरशिप फर्म पे लगता है, बॉडी कॉर्पोरेट पे लगता है, कंपनी पे लगता है, एलएलपी पे लगता है, कंपनीज गवर्नड अंडर स्पेशल एक्ट में लगता है, कॉर्पोरेशंस पे लगता है, सब पे तो लगता है भाई, ये सब पे। हाँ, एक फाइनेंशियल सेक्टर करके है जिस पे नहीं लगता, और फाइनेंशियल सेक्टर में भी एक ऐसी एंटिटी होती है जिस पे लगता है। बताओ, मैं दोबारा समझा देता हूं मैंने क्या बोला। 99.99% केसेस में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 एक ऐसी चीज है जो सब पे लगता है। आप कुछ तो होगे, इंडिविजुअल होगे, प्रोप्राइटरशिप होगे, पार्टनरशिप होगे, एलएलपी होगे, कंपनी होगे, कुछ तो होगे। हाँ, बस आप एक फाइनेंशियल बिजनेस करते हो, लोन लेने देने वाला, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हो, तो आप पे नहीं लगता आईबीसी। लेकिन मैं बता रहा हूं कि उसमें भी, फाइनेंशियल सेक्टर में भी एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर लगता है। क्लियर हो गई बात। तो इसलिए जैसा कि अभी स्टूडेंट्स बता रहे हैं, अभिषेक बता रहे हैं और लोग बता रहे हैं, बात तो वही तो मैं बता रहा हूं कि फाइनेंशियल सेक्टर पे तो चलो नहीं लगता, लेकिन बाकी तो सब जगह लग ही रहा है। आओ जरा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं इस बात की, वो लिस्ट देख लेते हैं कि किस किस पे लगता है। ठीक है, सबसे पहला कंपनीज अंडर कंपनी लॉ, कंपनीज गवर्न अंडर स्पेशल लॉ, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर। या ये जानते हो आप ये क्या होता है? पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर क्या होता है? डू यू नो दिस? व्हाट इज दिस? जैसे ना, पहले तो कॉर्पोरेट डेटर समझो। कॉर्पोरेट डेटर मतलब, अरे नॉर्मल कंपनी या एलएलपी, मान लो कोई कंपनी है, उसने बैंक से लोन ले लिया, तो कंपनी ने बैंक से लोन ले लिया तो कंपनी डेटर हुई ना और बैंक क्रेडिटर हुआ ना। पहले तो इतना समझ लो आप। ठीक है, कंपनी जो है वो डेटर हुई, कॉर्पोरेट डेटर, और बैंक जो है वो क्रेडिटर हो गया। अब कंपनी को लोन मान लो मिल नहीं रहा था, बैंक वाले कह रहे हैं कि कंपनी की प्रोफाइल अच्छी नहीं है, पुरानी नहीं है कंपनी, बढ़िया बिजनेस नहीं करती है, फिर भी अगर आपको लोन चाहिए तो आप अपने डायरेक्टर से वो लिखवा दो गारंटी कि कंपनी लोन नहीं देगी, तो डायरेक्टर पर्सनल गारंटी ले रहा है, वो देगा पैसे। तो जब गारंटर पर्सनल आदमी बन गया, पर्सनल गारंटर एक आदमी कंपनी के लिए गारंटी दे दिया, तो फिर वो आदमी भी तो इंसॉल्वेंट हो सकता है ना। मान लो कंपनी पैसे नहीं देगी तो गारंटर से पूछेंगे, और गारंटर पैसे नहीं देगा तो किससे पूछेंगे? इसका मतलब इंसॉल्वेंसी तो वहां भी आ सकती है, तो उसके ऊपर भी लगता है पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर, पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, इंडिविजुअल्स। अब देखो, एक सवाल, एक अच्छा क्वेश्चन आया था, यशवंत भाई एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं लाइव में कि क्या अनरजिस्टर्ड फर्म पर भी लगता है आईबीसी? देखो भाई, ऐसा है, जब अनरजिस्टर्ड फर्म लॉ की नजरों में एग्जिस्ट ही नहीं करती, अनरजिस्टर्ड फर्म लॉ की नजरों में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आईबीसी 2016 कैसे लग सकता है उसके ऊपर?
हम तो उसके ऊपर कानून लगाएंगे, हम तो उसके ऊपर कानून लगाएंगे जो कानूनन रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन कानूनी रिकॉर्ड में ही नहीं है उस पर आईबीसी भी नहीं है। क्लियर हो गई बात समझ आ गई? चलो अब देखो नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड, किसके ऊपर आईबीसी नहीं लगता। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करो। मतलब मुझे पता है आपके पास नोट्स नहीं है, लेकिन आप अपने मन में याद कर लो कि नॉन अप्लीकेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर, इन पे नहीं लगता। फाइनेंशियल सेक्टर में जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके ऊपर नहीं लगता, जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, पेंशन फंड, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, और भी नाम हो सकते हैं, और भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। वो तो एक फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली कोई भी संस्था हो, कॉर्पोरेट एंटिटी होनी चाहिए। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता ना कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, तो फाइनल में बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर जब आप लॉ पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा, और जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है जब आप सेबी वगैरह पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा। तो अभी इनके बारे में चर्चा करने से दोस्तों कोई लाभ नहीं है, अभी तो बस आप ये समझ लें कि इन पे नहीं लगता। ठीक है, अब मेरी बात समझो आप। जब बच्चा इस हेडिंग को देख लेता है तो इस हेडिंग को देखकर उसे क्या लगता है? चलो भाई, एक बात तो मुझे पक्की पता चल गई कि आईबीसी फाइनेंशियल सेक्टर पे नहीं लगता। उसने मन में 10 बार रट ली, आईबीसी फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं लगता, आईबीसी फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं लगता, आईबीसी फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं लगता। लेकिन एक राज की बात बताऊं, एक जानकारी की बात बताऊं आपको। आईबीसी 2016 वैसे तो फाइनेंशियल सेक्टर पे नहीं लगता, लेकिन आईबीसी 2016 के अंदर ही यह प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर भी आईबीसी को अप्लाई कर सकती है, स्पेशल ऑर्डर देकर के। और कुछ ऐसी फाइनेंशियल सेक्टर की संस्थाएं हैं जिनके ऊपर आईबीसी 2016 लगता है। आइए देखते हैं अगला हेडिंग, एक्सेप्शन ऑफ द रूल ऑफ नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑन फाइनेंस सेक्टर, सेक्शन 227। ये देखिए आप, ये ध्यान से समझिए। सेक्शन 227 इस समय स्क्रीन पर है। सेक्शन 227 और कुछ नहीं, एक्सेप्शन है। किस बात का एक्सेप्शन? कि फाइनेंशियल सेक्टर पे आईबीसी नहीं लगता। कम से कम तुम्हारे लेवल पर, फाइनल लेवल पर रूल से ज्यादा रूल का उल्टा पढ़ के जाया करो, रूल की जगह रूल का ऑपोजिट पढ़ के जाया करो। कहां पर रूल नहीं लगता वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां तो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है हमारे सामने। हालत देखिए आप, ये देखिए, ध्यान से देखें। एक्सेप्शन ऑफ द रूल ऑफ नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑन फाइनेंस सेक्टर में लिखा है कि ऐसी एनबीएफसी इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जिनकी एसेट साइज 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, शैल बी कवर्ड अंडर आईबीसी 2016। वाह भाई वाह, ये देखें आप। इसका मतलब यह हुआ हमारे सामने कि छोटी एनबीएफसी पे नहीं लग रहा, लेकिन बड़ी एनबीएफसी पे लग रहा है। ज्यादातर एनबीएफसी 500 करोड़ वाली ही हैं, उससे नीचे एनबीएफसी का लाइसेंस ही नहीं दे रहा रिजर्व बैंक। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कोई खोलेगा और 2-4 लाख रुपए से थोड़ी खुल जाएगी उसकी कंपनी। एनबीएफसी जो है, इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जिनकी एसेट साइज 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है,
वो आईबीसी में कवर हो जाएंगी। तो 3 रूल याद करिए, 3 रूल। रूल नंबर 1, आईबीसी केवल नॉन फाइनेंशियल सेक्टर पे लगता है। रूल नंबर 2, आईबीसी फाइनेंशियल सेक्टर पे नहीं लगता। रूल नंबर 3, फाइनेंस सेक्टर पे लगता तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और जिनकी एसेट साइज इतने रुपए या उससे ज्यादा हो, उन पे लगता है। क्लियर हो गई बात? चलो अगला है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। देखो आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, वैसे तो कई डेफिनेशन थी। ओरिजिनल आप बेयर एक्ट देखोगे या अपना स्टडी मटेरियल आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं सर, लेकिन वो इतनी सारी डेफिनेशंस क्लास में कराने का कोई लाभ हानि नहीं है। कई डेफिनेशन तो ऐसी होती हैं जिसमें लिखा होता है कि उस शब्द का मतलब वही है, और कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल आने वाले सेक्शंस में होगा। मैं वहां पर आपको बता दूंगा कि भाई इस शब्द का ये मतलब है। जैसे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट करके एक शब्द है कि इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने में जो खर्चा लगता है उसमें क्या क्या जोड़ा जाता है। जब वो सेक्शन आएगा उसका, तब उसका मीनिंग देख लेंगे। तो जिन शब्दों को चैप्टर शुरू करने से पहले पता होना जरूरी है, मैं सिर्फ उनको चुनकर लाया हूं आपके लिए। मेरी बात दोबारा सुन लो, मैंने क्या कहा। आईबीसी 2016 हमें समझ आ जाए, हमारे को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, इसके लिए जिन पर्टिकुलर वर्ड्स को समझना जरूरी है, मैं सिर्फ वो आपके लिए लेकर आया हूं। उनको समझ लेते हैं, उनको पी जाते हैं, और उसके बाद चैप्टर शुरुआत कर लेंगे। बल्ले बल्ले, राइट? शाबाश शाबाश। सबसे पहला डेफिनेशन है बोर्ड किसे कहते हैं। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। सेक्शन नंबर तो आपको पता है कि याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो मैं तो हमेशा कहता हूं और ज्यादा अच्छी बात है, कोई उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। लाइव तो चल रहा है ना दोस्तों, आप सबको देख पा रहे होंगे? यस, हाँ जी, आई थिंक वी आर राइट, ऑडिबल एंड विजिबल। एक दफा बताइएगा, चैट डिस्कनेक्ट हो गया था। यस, इट्स वर्किंग फाइन। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सेक्शन नंबर जो 3 है, उसका जो पहला सब सेक्शन है, जो पहली डेफिनेशन हमारे सामने है, वो है ये बोर्ड किसे कहते हैं। तो बोर्ड में, बोर्ड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को लेकर है। मतलब पूरे के पूरे आईबीसी में कई बार बोर्ड शब्द आएगा। तो कंपनी लॉ में जब जब बोर्ड शब्द आता है तो उसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, लेकिन यहां पर जब जब बोर्ड शब्द आएगा इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है। यहां पर बार बार बोर्ड शब्द आएगा, इसका मतलब है बोर्ड, मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे दोस्तों कॉम्पिटिशन एक्ट का रेगुलेटर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जैसे इंश्योरेंस एक्ट का रेगुलेटर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जैसे शेयर मार्केट का रेगुलेटर सेबी है, उसी प्रकार इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड मामलों का रेगुलेटर हमारे देश में कौन है? आईबीबीआई। आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में बोर्ड शब्द लिखा होगा। मीन्स आईबीबीआई established under section 188, it shall be a body corporate, it shall have perpetual succession, separate entity, common seal, it will have powers of civil court। ये वाली लाइन थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाली लाइन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है? थोड़ा मैं इधर आ जाता हूं, फ्रेम से हटके आप पढ़ लीजिए। इट विल हैव पावर्स ऑफ सिविल कोड। क्या होता है ना दोस्तों, कभी कभी एग्जामिनर कोई केस प्रॉब्लम बना देता है, कहानी वाला क्वेश्चन, और उसमें कोई ऐसी बात पूछ लेता है जो अपने को समझ नहीं आती।
समझ तब नहीं आएगी जब आप दिल से और मन से और पूरा पढ़ के नहीं जाओगे। यहां पर लिखा है कि आईबीबीआई के पास शक्तियां हैं सिविल कोर्ट की, मतलब अदालत के पास क्या शक्तियां होती हैं? किसी को बुलवा के हियरिंग करने की, एग्जामिन क्रॉस एग्जामिन करने की, सबूत और गवाह मांगने की, फैसले सुनाने की, वो सब शक्तियां इसके पास भी हैं। तो यदि एग्जामिनर तुमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसमें आईबीबीआई की शक्तियों पे डिस्कशन हो, तो समझ लेना इसकी बहुत शक्तियां हैं। एक सिविल अदालत के पास जितनी शक्तियां होती हैं उतनी शक्तियां इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास है, ये ध्यान रखना। आईबीबीआई इज अ पावरफुल बॉडी। ओके, अब क्या होता है ना, बोर्ड शब्द सुन के ऐसा लगता है कि ये तो बोर्ड है, बोर्ड के पास ऐसी शक्तियां कैसे हो सकती हैं जो अदालत जैसी हैं? अदालत की शक्तियां तो अदालत के पास होंगी ना? नहीं, आगे पढ़िएगा आप, बोर्ड के पास अपार शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां। चलो, दूसरी परिभाषा है क्लेम किसे कहते हैं। क्लेम में दो चीजें हैं। क्लेम दो चीजों को बोलते हैं। एक तो मेरे को आपसे पैसे लेने बनते हैं, मैंने मान लो आपको गुड्स बेचे, उसके मेरे पैसे बचे बनते हैं, वो मेरे को लेने हैं आपसे। या मैंने आपको सर्विस बेची, उसके आप मेरे को पैसे लेने बनते हैं। या फिर ऐसे समझो जैसे मैंने आपको उधार दे रखा है और मेरे को पैसे लेने बनते हैं आपसे। एक तो ये क्लेम है। क्लेम अबाउट मतलब राइट टू पेमेंट, मुझे आपसे पैसे लेने का अधिकार प्राप्त है। और दूसरा क्लेम किसे कहते हैं? दूसरा राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम दोनों ने कोई समझौता किया था आपस में, जिसमें आपने समझौता तोड़ दिया, ब्रीच कर दी, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया आपने। और जब कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रेक कर दिया तो उस ब्रेक करने पर, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर, कॉन्ट्रैक्ट के टूट जाने पर मैंने आपसे कॉम्पेंसेशन लेना है। आप कह रहे हो भाई तो तूने हमें कुछ बेचा थोड़ी है, किस बात का कॉम्पेंसेशन? भाई मैंने आपको कुछ बेचा नहीं, लेकिन मैं बेचता या मैं आपसे कुछ खरीदता, मेरा आपके साथ समझौता चलता तो मुझे फायदा होता, लेकिन आपने समझौता तोड़ दिया, लाओ मेरे पैसे। ये भी क्लेम है। लेकिन एग्जामिनर एक ऐसा सवाल आपसे बना और घुमा के पूछेगा जिसके अंदर वो बात को घुमाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि दो लोगों के बीच में जो समझौता था वो रिटन में नहीं था, या फिर ये वाली जो पेमेंट है वो तो डिस्प्यूटेड है, या ये वाला जो क्लेम है इस पे झगड़ा चल रहा है। अरे भाई क्लेम तो क्लेम होता है ना, झगड़ा चल रहा हो भले ही। ये देखो, राइट टू पेमेंट मींस राइट टू पेमेंट वेदर फिक्स्ड, एडजस्ट मतलब फाइनलाइज्ड, डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, लीगल, इक्विटेबल, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ये सब क्लेम है। मान लो कोई एग्जामिनर तुमसे ऐसा क्वेश्चन बना के पूछने लगे कि भाई फलाने आदमी ने फलाने आदमी के पैसे देने, लेकिन इस क्लेम पे डिस्प्यूट है, तो क्या ये क्लेम अभी से है या जब ये डिस्प्यूट क्लियर हो जाएगा तब क्लेम बनेगा? अभी भी क्लेम है। मैं आपको एक बात असल में बताना चाहता हूं कि क्लेम शब्द की डेफिनेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्लेम शब्द का मतलब हम पढ़ क्यों रहे हैं। क्लेम शब्द का मतलब हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जब आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 का प्रोसेस पढ़ोगे कि इंसॉल्वेंसी कैसे सुधारी जाती है, या कंपनी को इंसॉल्वेंसी ना सुधरने पर कैसे लिक्विडेट किया जाता है, तो वहां पर एक स्टेप आएगा जहां पर हम सब लोगों से क्लेम मंगाएंगे। किस किस के पैसे लौटाने हैं? भाई हमें कोई आए है, सब लोग आ जाओ, तुम्हारे पैसे देने, तुम्हारे देने, तुम्हारे देने, तुम्हारे देने, सब आ जाओ। अब उसमें एक आदमी आ गया जो हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा, हमारा क्लेम उसका क्लेम हमारे रजिस्टर से मैच नहीं कर रहा। हम कह रहे हैं तुम्हारा क्लेम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जाओ ना। वो क्लेम करेगा और उसका क्लेम माना जाएगा। वो बात अलग है कि वेरिफिकेशन के समय उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाए, लेकिन क्लेम है, चाहे वो डिस्प्यूटेड हो, अनडिस्प्यूटेड हो, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, क्लेम में सब आते हैं। समझ आ गई? ये बात याद रखना, काम आएगी। मैं याद दिलाऊंगा तुम्हें
कि देख लो मैंने पहले दिन तुमसे कहा था कि क्लेम शब्द काम आएगा। अच्छा, कोर सर्विस लिखो भाई, इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट। कोर सर्विसेज करके जो ये टॉपिक है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये कीमती है। ये है क्या मैं बता दूं। तुम्हें याद है हमने थोड़ी देर पहले 4 पिलर्स ऑफ आईबीसी 2016 पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के 4 पिलर्स हैं। मतलब 4 लोग हैं जिनसे मिलकर आईबीसी बनता है। 4 लोग हैं जो आईबीसी को अपने कंधे पर टिकाए हुए हैं। उनमें से एक था न्यू इंडस्ट्री कॉल्ड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। तुमने पढ़ा था, मैंने बताया था कि जैसे सिबिल नाम की संस्था है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है सिबिल जो तुम्हारे क्रेडिट स्कोर को रिपोर्ट करती है, तुम्हें बताती है, उसी प्रकार ये हमारे सामने है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास बोरोवर्स की और लेंडर्स की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। भाई सिविल के पास रहता है ना रिकॉर्ड, तुमने कब लोन अप्लाई करा, तुमने कब लोन पे नहीं करा, सब रिकॉर्ड रहता है उसके पास। तो बस यही चीज है कि कब लोन अप्लाई करा, कब लोन मिला, कब डिफॉल्ट करा, इस चीज को इलेक्ट्रॉनिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्टोर करके रखती है। उनका काम ही ये है क्रेडिट रेटिंग देने का, क्रेडिट स्कोर बताने का, क्रेडिट के रिकॉर्ड रखने का। उन ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। अब क्योंकि ये संस्थाएं नई नई पैदा हुई हैं, इसलिए इस नई नई पैदा हुई वाली जो संस्था है उसकी द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज को बोला जाता है कोर सर्विसेज। क्या बोला जाता है? कोर सर्विसेज। बोलो दोबारा बताओ, क्या बोला जाता है? कोर सर्विसेज। ये है बात। देखो, इट मीन सर्विसेज रेंडर्ड बाय एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। किस बात की सर्विस? देखो, पहला एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिकली ये जगह जगह से पहले इंफॉर्मेशन अपने अंदर कलेक्ट करते हैं, इकट्ठी करते हैं। दूसरा, अपने पास ये रिकॉर्ड करके रखते हैं सेफ एंड एक्यूरेट, और फिर ये ऑथेंटिकेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो सबमिट हुई है वो सही है कि नहीं है, और फिर ये इंफॉर्मेशन का एक्सेस दूसरे लोगों को देते हैं। उन लोगों को देते हैं जिनको इसकी जरूरत है। मान लो कोई बैंक लोन देने से पहले जानना चाहता है तुम्हारे पुराने इतिहास में क्या क्या कांड कर रखे हैं तुमने, तुम्हारे क्रेडिट रिकॉर्ड कैसे हैं, वो ये देखना चाहता है। तो तुम्हारे पुराने क्रेडिट रिकॉर्ड देखने के लिए वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से बात करेगा। तो ये 4 काम हो गए। पहला, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। दूसरा, अपने पास स्टोर करके रखना। स्टोर करने के बाद उसको वेरीफाई करना, और वेरीफाई करने के बाद जिन लोगों को वो जानकारी चाहिए उनको प्रोवाइड करवा देना। ठीक है, बात समझ आ गई? चलो, अब अगली डेफिनेशन है क्रेडिटर की। क्रेडिटर किसे कहते हैं? तो क्रेडिटर शब्द तो बड़ा आसान है सर। जिस भी व्यक्ति ने हमसे पैसे लेने बाकी हैं वो हमारा क्रेडिटर है। जो भी इंसान हमसे पैसे लेगा या लेना बाकी है जिसका भी, वो हमारा कौन है? क्रेडिटर। ये देखो, इट मीन्स एनी पर्सन टू हुम अ डेट इज ओड एंड इंक्लूड्स कौन? ये 5 लोग। मतलब जिससे भी पैसे देने बाकी हैं, जिसके भी, या जो आदमी हमसे पैसे लेना बाकी रखता है वो क्रेडिटर है ना। इसमें जो ये 5वां आदमी है ये बहुत कीमती है भाई। फाइनेंशियल क्रेडिटर मैं आपको अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद कौन होते हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी समय नहीं आया, थोड़ी 5-10 मिनट रुकिए, अभी पूरे पिटारा खुलेगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर तो आप सब समझते हैं, जिसने कुछ गिरवी रख रखा है अपने पास। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जिसके पास हमारा कुछ गिरवी नहीं है। लेकिन जो डिक्री होल्डर है उसका मतलब क्या है? पर्सन इन हुज फेवर जजमेंट इज डन। पर्सन इन हुज फेवर जजमेंट इज, जिसके फेवर में जजमेंट आया उसको अधिकार मिल गया कॉम्पेंसेशन लेने का।
उसको अधिकार मिल गया सामने वाले पर क्लेम ठोकने का, सामने वाले से पैसे रिकवर करने का, तो वो आदमी भी क्रेडिटर है। मतलब क्या है? जिसके पास भी क्लेम का अधिकार है ना, वो क्रेडिटर है। शुरू के 4 लोगों के पास तो क्लेम का अधिकार है ही, उनके साथ साथ डिक्री होल्डर जो आदमी है उसके हाथों में भी क्लेम का अधिकार आ गया, तो ये 5 लोगों के पास क्लेम का राइट आ गया, क्लेम का अधिकार आ गया, क्लेम की पावर आ गई। तो मैं तो क्रेडिटर को ऐसे डिफाइन करता हूं कि जिसके पास क्लेम की पावर आ गई वो कौन हो गया? क्रेडिटर। बल्ले बल्ले। ठीक है, बाकी फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होते हैं मैं आपको अभी समझाऊंगा। फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर दोनों के ऊपर अभी हम मिलकर चर्चा करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। अगला है डेट किसे कहते हैं? डेट मतलब मृत्यु नहीं, डेट मतलब ऋण, डेट मतलब लोन। अब डेट की डेफिनेशन से आपको समझ आ जाएगा क्रेडिटर की डेफिनेशन। भाई क्रेडिट जिसने हमें दे रखा है वो आदमी भी तो क्रेडिटर ही हुआ। तो डेट की इंग्लिश या डेट की हिंदी या डेट का मतलब क्या है? क्रेडिट। जिसका हमें उधार चुकाना है वो क्रेडिटर, और उस उधार को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डेट या क्रेडिट। इट मीन्स अ लाइबिलिटी और ओब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ क्लेम इज ड्यू। देखा आपने, जिसका भी क्लेम बाकी है फ्रॉम एनी पर्सन, एंड इंक्लूड्स 2 प्रकार के क्लेम होते हैं। एक देखिए फाइनेंशियल डेट, और एक होता है ऑपरेशनल डेट। तीन चीजें ऑपरेशनल डेट है, बाकी ज्यादातर सब चीजें फाइनेंशियल डेट ही हैं। तो क्या फाइनेंशियल डेट है? यशवंत का सवाल है, 5th पॉइंट इंक्लूड 1 to 4th क्रेडिटर? नहीं, 5th पॉइंट तो अलग आदमी है, 5th पॉइंट उसमें आ जाएगा ना। इन क्रेडिटर ने तो हमारे साथ बिजनेस करने की डील कर रखी थी। 5वां आदमी तो वो है जो कोइंसिडेंटली अदालत में जीत गया और हमारी लाइन में लग गया पैसे लेने की। मैं कह रहा था कि फाइनेंशियल डेट और ऑपरेशनल डेट करके जो ये 2 डेट हैं, ये जो 2 ऋण हैं, ये जो 2 लोन हैं, इनमें 3 प्रकार के लोन ऑपरेशनल होते हैं, बाकी ज्यादातर सब कुछ फाइनेंशियल ही है। लिस्ट के मुताबिक तो 3 केस ऐसे हैं लोन के जो ऑपरेशनल कैटेगरी में हैं और बाकी सारे फाइनेंशियल कैटेगरी में हैं। तो सर कोई मान लो फाइनेंशियल कैटेगरी में है तो क्या फायदा है, और कोई ऑपरेशनल कैटेगरी में है तो उससे क्या फायदा है? पता चलेगा, धीरे धीरे रुक जाओ, होल्ड रखो। आगे आप पढ़ेंगे ऑपरेशनल क्रेडिटर होने का क्या मतलब है और फाइनेंशियल क्रेडिटर होने का क्या मतलब है। ऑपरेशनल क्रेडिटर है तो क्या प्रोसेस है और फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो क्या प्रोसेस है, वो सब समझेंगे आप। लेकिन आज मतलब समझने का दिन है। कुछ शुरुआती बातें हैं जो जरूरी होती हैं समझने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले। अभी तो चैप्टर ही नहीं शुरू हुआ। फाइनेंशियल क्रेडिटर का अगर मीनिंग देखोगे तो वो इंसान है, फाइनेंशियल डेट वो लोन है, फाइनेंशियल डेट वो क्लेम है जिसमें पैसे दिए थे और पैसे ही लेने हैं आपने वापस। आर्थिक मदद हुई थी और आर्थिक रूप से ही वो वापसी होगी पैसों की। भाई मुझे पैसे चाहिए, तुमने मुझे पैसे दे दिए और मुझसे पैसे ही लोगे बदले में वापस, ये फाइनेंशियल डेट होता है। पैसा इधर पैसा ही उधर। ऑपरेशनल डेट क्या होता है? मुझे पैसे चाहिए थे, तुमने मुझसे पूछा क्यों चाहिए, मैं कह रही यार वो बंगले में जरा फर्नीचर लगवाना है, 40 लाख का लगेगा, लाओ दे दो। आपने कहा मेरी फर्नीचर की दुकान है, मेरी तो खुद की फर्नीचर की दुकान है, ऐसा करो तुम वहां से ले लो। तो तुमने क्या करा? तुमने फर्नीचर, ध्यान से सुनना, तुमने फर्नीचर मुझे वो दे दिया उधार। तो तुमने मुझे पैसे नहीं दिए ना, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, तुमने मुझे क्या दिया? फर्नीचर। लेकिन बदले में क्या लोगे? पैसे। ये ऑपरेशनल डेट है। गुड्स के पैसे, सर्विस के पैसे और नौकरी के पैसे,
या फिर डेट अंडर एनी अदर लॉ, कोई और ऋण हो तो वो अदर तो अदर है ना। मेजर मेजर ये तीन चीजें, गुड्स के, सर्विस के और एम्प्लॉयमेंट के, ये सब कुछ जो है वो बताइए क्या है, वो है ऑपरेशनल डेट। बाकी ये सब कुछ फाइनेंशियल डेट है। इस फाइनेंशियल डेट में दोस्तों ज्यादातर चीजें, इस फाइनेंशियल डेट में ज्यादातर चीजें बड़े सिंपल शब्दों में लिखी हुई है। मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा आपको, लेकिन इनमें कॉमन क्या है, पैसे ही गए हैं और पैसे ही आए हैं। कई शब्द ऐसे होंगे जो इस लिस्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जैसे डेरिवेटिव, तो हम उसका मतलब यहां नहीं समझेंगे। यदि आपको डेरिवेटिव शब्द का मतलब नहीं पता तो प्लीज आप एफएम की थ्योरी थोड़ी सी देखें। इधर हम थोड़ा उससे बचना चाह रहे हैं कि हम थोड़ी, हमारी यात्रा दूसरी ओर न चली जाए। देखो, मनी बोरोड ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पे पैसा देना, अमाउंट रेज्ड बाय एक्सेप्टेंस, वो बिल ऑफ एक्सचेंज वाले एक्सेप्टेंस, नोट परचेज फैसिलिटी, फाइनेंशियल लीज, रिसीवेबल सोल्ड और डिस्काउंटेड, फॉरवर्ड सेल, फॉरवर्ड परचेज, डेरिवेटिव फाइनेंसिंग, काउंटर इंडेमनिटी ओब्लिगेशन और गारंटी और इंडेमनिटी। मुझे पता है आपको थोड़े भारी से शब्द लग रहे होंगे, लेकिन आप याद रखो भाई, आप फाइनल में हो हैं। ये शब्द तो आपके हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है ये चीजें आपकी। कुल मिला के पैसे गए थे और पैसे ही आने हैं, तो वो क्या चीज है बताइए, फाइनेंशियल डेट। और पैसे नहीं गए थे, पैसे नहीं गए थे, ठीक, कुछ और गया था, उसके बदले पैसे आने हैं, तो वो है ऑपरेशनल डेट। कौन कौन था ऑपरेशनल डेट में? गुड्स, उधार माल खरीद रखा है, हमने पैसे देने बाकी हैं, ऑपरेशनल डेट है। हमने सर्विसेज ले रखी हैं किसी से उधार, हमने पैसे देने बाकी हैं, वो ऑपरेशनल डेट है। और तीसरा हमारा आखिरी एम्प्लॉयमेंट वाला, अरे जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनके पैसे बाकी हैं, वो सब क्या है, ऑपरेशनल डेट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। अब एक ये वाला जो नोट है उसे ध्यान से देखो। हो सकता है एग्जामिनर इस बात पर तुमसे क्वेश्चन करे, सब्सक्रिप्शन मनी फॉर परचेज ऑफ शेयर्स इज नॉट अ फाइनेंशियल डेट। ये मैंने तुम्हें नोट के लिए लिखवा दिया ताकि तुम्हें इस बात की जानकारी रहे। सब्सक्रिप्शन मनी फॉर परचेज ऑफ शेयर्स इज नॉट अ फाइनेंशियल डेट, मतलब भाई जिन लोगों ने हमारी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा, ठीक है, और शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अभी अलॉटमेंट हुआ नहीं, या हमने मान लो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी लेकिन उनके पैसे नहीं लौटाए अब तक, तो वो फाइनेंशियल डेट नहीं है, वो ऑपरेशनल डेट की कैटेगरी में रखा जा रहा है। राइट, क्लियर हो गई बात? चलो अगला टॉपिक है, अगली डेफिनेशन है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मैंने तुम्हें बताया ही था, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में जो शब्द है एडजुडिकेशन, पहले आप ये समझो, ये जो एडजुडिकेटिंग है ना, ये किससे मिलकर बना है? एडजुडिकेशन, इससे बना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? सुनवाई। तो वो अप्रोप्रिएट अदालत जहां पर जाकर सुनवाई होती है उसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं। कॉर्पोरेट्स के लिए अलग अथॉरिटी है और इंडिविजुअल्स के लिए अलग है। अगर कंपनी और एलएलपी का इंसॉल्वेंसी होगा तो अलग न्याय का मंदिर है, और अगर इंडिविजुअल्स, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म है तो उनका न्याय का मंदिर अलग है। ठीक है, देखो, फॉर कॉर्पोरेट पर्संस और उनके पर्सनल गारंटर्स की अगर हम बात करें तो कौन है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और उसके ऊपर नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। और अगर हम इंसानों की बात करें, फॉर इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स, तो है डीआरटी। डीआरटी की फुल फॉर्म लिख लीजिए, डेट रिकवरी
डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। क्लियर हो गई बात? चल, अब दो छोटी छोटी हेडिंग्स और हैं यहां डेफिनेशन वाली, इनिशिएशन डेट और इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। ये दोनों मुझे समझानी है और उसके बाद मुझे आज ये बताना है बेसिक प्रोसेस। फिर मैं अगली मुलाकात में शुरू करूंगा प्रॉपर चैप्टर अंदर से क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अभी आज की क्लास में हमारे 3 एजेंडा बचे हैं, ये 2 डेफिनेशन और एक बेसिक प्रोसेस। बेसिक प्रोसेस से आपको एक प्रकार का आइडिया लग जाएगा कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में होता क्या क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में बेसिकली किन किन चीजों को कवर किया जाता है, पहले कहां जाते हैं, फिर कौन से कागज जमा होते हैं, फिर क्या होता है। एक बेसिक मैंने सिंपल प्रोसेस लिख रखा है, फिर उनके अंदर की बस चर्चा करेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तुम ये कह सकते हो कि आज की पहली क्लास इस चैप्टर की समरी के बराबर है। अगर तुम्हें एग्जाम से एक दिन पहले समझना हो तो तुम समरी की कोई क्लास मत लेना, बस वो जो बेसिक प्रोसेस अभी मैं समझाने जा रहा हूं वो समझ लेना। बेसिक प्रोसेस में मैंने एक एक स्टेप लिखवा रखा है। कंपनी के इंसॉल्वेंसी में पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। यूं समझ लो कि एग्जामिनर तुमसे पूछ ले कि कैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी होती है या रेजोल्यूशन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो सारे स्टेप्स की हेडिंग लिख रखी है उसमें, टू हैव अ बेसिक आइडिया। ऑल राइट, चलो देखो, इनिशिएशन डेट और उसके बाद है इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। सर ये दोनों डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनिशिएशन डेट और इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट में ये डिफरेंस है कि अभी हम थोड़ी देर बाद मतलब आज या कल, एक तो आपको बता दूं फाइनल लॉ का ये बैच डेली है, ठीक है, कल भी मिलेंगे हम सेम समय पर, बट ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में शायद 5 नहीं 5:30 का समय है, तो 5:30 तक आइएगा। और MWF में आप 5 o'clock पे आ सकते हैं, या MWF भी 5:30 रख लेंगे तो सेम टाइम रहेगा। वैसे MWF 5 बजे टाइम है और TTS जो है वो ट्यूसडे थर्सडे जो है वो 5:30 बजे टाइम। खैर एनीवेज, मैं कह रहा था कि आप कल पढ़ेंगे कि इंसॉल्वेंसी का रेजोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी भी आग और तूफान लगने लगे 330 डेज में हो जाना चाहिए। कितने दिनों में? 330 दिन में, 330, 180 + 90 एक्सटेंडेबल अप टू मैक्सिमम 330। वो इनिशिएशन डेट से नहीं शुरू होता, वो यहां से शुरू होता है। ये थोड़ा अपने को समझना चाहिए। जिस दिन पेटिशन हमने अदालत में फाइल करी, हम तो एप्लीकेशन देके आ गए, अरे हमारी एप्लीकेशन स्वीकार हुई कि नहीं हुई ये तो देखो। मेरा कहने का मतलब यह है कि टाइम लिमिट टू कंप्लीट इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट से काउंटिंग शुरू होती है, इनिशिएशन से काउंटिंग शुरू नहीं होती। इनिशिएशन का मतलब क्या है? डेट ऑफ एप्लीकेशन। डेट ऑफ एप्लीकेशन, हमने जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई करा, भाई हमने 10 अक्टूबर को अप्लाई करा और 12 अक्टूबर को हमारी एप्लीकेशन स्वीकार हुई, तो इंसॉल्वेंसी की जो शुरुआत है वो तो 12 अक्टूबर से हुई ना, वो ये वाली डेट है कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। लेकिन प्रोसेस पहले शुरू हो गया था, इनिशिएशन हमने 10 को ही कर दिया था। डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्लियर हो गई बात? समझ आ गई अच्छे तरीके से? बल्ले बल्ले। So this date is very important because from this date only the process counting will start of the time limits. Yes, now we have the basic process flow. Basic process flow. मोटा मोटा बच्चा कोई आइडिया लेना चाहे कि इंसॉल्वेंसी में होता क्या है, पूरी की पूरी आईबीसी 2016 कहां शुरू होता है और कहां खत्म होता है, मैंने यहां पर वो लिख रखा है। आइए देखें। सबसे पहले फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। कोई ना कोई जाकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में पहले शिकायत जमा करता है कि जज साहब ये कंपनी पैसे नहीं दे रही,
इस कंपनी में आर्थिक संकट आया हुआ है, इस कंपनी को अपने हाथों में लो और इसे बचाओ, जज साहब कुछ ध्यान दो। तो सबसे पहले हम अदालत के सामने प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना कई लोग कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, मतलब कंपनी खुद जा सकती है, हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर जा सकता है, हमारा ऑपरेशनल क्रेडिटर जा सकता है। अब कौन सा फॉर्म लेके जाना है, कितने अटैचमेंट्स जमा होंगे, कितने दिन में कॉपी फाइल होगी एप्लीकेशन की, कितनी कॉपी जाएंगी, कितनी फीस लगेगी, क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का, ये सब डिटेल में पढ़ना है। ये सब कुछ तो हमें करना ही है, ये सब कुछ अपने को चाहिए, डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं मोटा मोटा एक प्रोसेस फ्लो बता रहा हूं आपको। दूसरा, जब हम पेटिशन फाइल कर देंगे तो दूसरा स्टेप क्या है, एडजुडिकेशन, मतलब सुनवाई। या तो हमारी पेटिशन एडमिट होगी या रिजेक्ट होगी। अगर हमारी एप्लीकेशन वहीं रिजेक्ट हो गई तो बल्ले बल्ले नमस्ते, यही काम खत्म हो गया। और अगर हमारी एप्लीकेशन स्वीकार हो गई, अगर हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, तो हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़कर क्या होगा, मोरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। ये क्या होता है, मोरेटोरियम नाम से एक पूरी, कम से कम जो सामान्य भारत के लोग हैं उनको मोरेटोरियम नहीं पता था। लॉकडाउन में मोरेटोरियम का शब्द का मतलब उन लोगों को पता चल गया। मोरेटोरियम का मतलब होता है एक ऐसा पीरियड जिसमें आपको प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाती है कि ये कंपनी अंडर इंसॉल्वेंसी है, इस पर कोई नया केस होगा नहीं और पुराने केस भी होल्ड पर हो जाएंगे, उनकी भी हियरिंग नहीं होगी। पहले इसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यार, इसका पहले आर्थिक संकट दूर करते हैं, इसकी समस्या की ऐसी तैसी करते हैं, पहले इसको बचाते हैं, पहले इसको ठीक करते हैं। यार देखें तो ये कौन प्रॉब्लम आ गई, कैसे। तो पहले, सबसे पहले क्या काम हुआ सोचो, पेटिशन फाइल हुई। पेटिशन फाइल होने के बाद या तो वो एक्सेप्ट हुई या वो रिजेक्ट हुई। और अगर पेटिशन फाइल एक्सेप्ट हो गई तो फिर हमारी कंपनी एक शेल के अंदर प्रोटेक्ट हो जाएगी, एक अदालत के आंगन में आकर बच जाएगी। हम पर चलने वाले पुराने केस रुक जाएंगे, हम पर नए केस नहीं हो पाएंगे। उसे मोरेटोरियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक कंपनी पहले ही आर्थिक संकट में है, एक कंपनी पहले ही परेशान है, एक कंपनी पहले ही दिक्कत में है। तुम उसके ऊपर नए केस कर करके उसे और दुखी करोगे तो गलत बात है ना। तो अगला कदम ये होगा। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी। ये जो आईआरपी है ना, ये जो आईआरपी है और ये जो आरपी है, ये ध्यान से देखो, इनके बीच में बस एक ही कदम है। आईआरपी होता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंटरिम मतलब कुछ समय के लिए एक प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट होता है और उसके बाद वो अपना काम खत्म करके चला जाता है। क्या काम है उसका? एक ही काम है, बस क्रेडिटर को इकट्ठा करना, उनकी एक मीटिंग करा देना। देखो, फॉर्मेशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर से पहले आईआरपी आया और कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनने के बाद आईआरपी चला गया, वो बात खत्म, और कुछ है ही नहीं। कितना सिंपल चीज है। मतलब अगर मोरेटोरियम हो गया, पब्लिक को अनाउंसमेंट हो गई कि हाँ भाई ये वाली ऑर्गेनाइजेशन इंसॉल्वेंसी की ओर जा रही है, तो एक अधिकारी आएगा, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, कुछ समय के लिए इसका काम क्या है? क्रेडिटर को इकट्ठा करना। फिर क्रेडिटर एक नया प्रोफेशनल रखेंगे, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, आगे का काम बढ़ाने के लिए। मतलब ये तो टेम्परेरी आदमी है, कुछ समय के लिए आता है। वो बात अलग है कि दोनों लोग सेम भी हो सकते हैं, दोनों लोग अलग भी हो सकते हैं। वो अंदर की डिटेल की बातें तो कल करेंगे ना। आज तो मैंने ये बताना है कि देखो इंसॉल्वेंसी के स्टेप्स ऐसे होते हैं। फिर उसके बाद ये जो आदमी है ना, प्रोफेशनल आदमी, ये डायरेक्टरों से सारी चाबी अपने हाथ में ले लेता है, ये सारा कंट्रोल अपने कब्जे में कर लेता है। ये कहता है जी मैं ही बादशाह हूं फिलहाल संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन मेरे हाथ में रहेगी, मैं चलाऊंगा इसे। देखूं तो कि रेजोल्यूशन कैसे नहीं हो पाएगा, ऐसी कौन सा आर्थिक संकट है जो छट नहीं पाएगा, जो दूर नहीं हो पाएगा।
टेकिंग कंट्रोल एंड मैनेजिंग द ऑपरेशंस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। फिर वो वैल्यूअर को अपॉइंट करेगा। कौन? प्रोफेशनल आदमी। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन इसलिए जरूरी है कि अगर कल को मान लो ऑर्गेनाइजेशन नहीं रिजॉल्व हो पाती, इसके संकट को दूर नहीं कर पाते ये लोग, तो इसकी एसेट्स और इसकी लायबिलिटीज का एक प्रॉपर वैल्यूएशन होना चाहिए कागज पर कि इतने पैसे हमें देने हैं और इतने पैसे हमें लेने हैं, कागज पर लिखा हुआ दिखना चाहिए ठीक तरीके से। अब है प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजनल एंड फाइनल लिस्ट ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। ये क्या है? अच्छा एक सेकंड, 10वां पॉइंट देखो पहले। ये क्या है? इन्विटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। किस बात के लिए? एक एड निकालता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और लोगों से कहता है क्या किसी के पास कोई प्लान है, क्या किसी के पास कोई उपाय है, क्या किसी के पास कोई सॉल्यूशन है इस बात का कि भाई ये कंपनी या ये एलएलपी कैसे रिजॉल्व होगी, कैसे ठीक होगी। इस बात का वो इनवाइट करता है लोगों को और प्रिपरेशन करता है फिर फाइनल लिस्ट उन सभी लोगों की जिन्होंने अप्लाई किया है कि हां हम रेजोल्यूशन प्लान लेकर आए हैं, हम समस्या को दूर कर सकते हैं, हां हमारे पास इस बात का कोई उपाय है। देखो बात क्या है, आदमी को ये समझना चाहिए, मतलब हमें और आपको ये समझना चाहिए कि दिमाग केवल उस आदमी के अंदर नहीं है जिसने वैल्यूअर का एग्जाम पास करा है, या दिमाग सिर्फ उस आदमी के अंदर नहीं है जिसने इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का पेपर पास कर रखा है या दिमाग केवल समझदार बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोगों के हाथ में ऐसा नहीं है। क्या पता दोस्तों कौन सी पार्टी, कौन सा पक्ष, कौन लोग कोई एक ऐसा आइडिया लेकर आ जाएं, कोई एक ऐसा प्लान लेकर आ जाएं जिनसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की समस्याएं सुलझ सकें, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इंसॉल्वेंसी को हम रिजॉल्व कर सकें, जिससे हम हमारे लिक्विडेशन के डर को अपने मन से दूर कर सकें, कभी जरूरत ही ना पड़े हमें हमारे इस लिक्विडेशन जैसी समस्याओं की। तो इसलिए यह लिखा है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो कंपनी के चाबियों को अपने हाथों में रखे बैठा है, जो खुद बादशाह सलामत बने बैठा है, यह आदमी खुद सारे सॉल्यूशन नहीं बना रहा है, ये लोगों से मांग रहा है। उनके पास कोई प्लान हो तो बताओ, तुम्हारे पास कोई प्लान हो तो बताओ, तुम कुछ कर सकते हो तो बताओ। और अलग अलग प्लान्स हमारे हाथों में आ जाएंगे, उनमें से जो प्लान फाइनल होगा वो इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब जब हम बात करते हैं फाइनल हो जाएगा का मतलब क्या है? एक तो क्रेडिटर उसको ओके कर दें और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उसे ओके कर दे। आइए देखिए, इशू ऑफ रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स टू ऑल प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, सबको हम प्लान दे दें। सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, सब लोग अपना अपना प्लान जमा कर दें फाइनल। और अब दो लोगों के फैसलों पर सब कुछ टिका रहता है, सीओसी डिसीजन, सीओसी मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, और एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर यहां से फाइनल अप्रूवल आ जाता है तो हम मान लेंगे कि यह प्लान अब आगे बढ़ेगा। और अगर यह सब कुछ नहीं हो पाता, प्लान बन नहीं पाता, या प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, या प्लान की अप्रूवल नहीं मिलते, तो क्या कर सकते हैं? आखिरी मुकाम वो है कि हम लिक्विडेट कर देंगे, बंद कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन को। वो मैंने नहीं लिखा यहां पे। मैं आपको बता दूं कि मैं रेजोल्यूशन के प्रोसेस लिख के लाया था। देखो, बेसिक प्रोसेस फ्लो किसका? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का, और वो खत्म हो जाता है एनसीएलटी के फैसले पर। यदि एनसीएलटी का फैसला नहीं आ पाता, या एनसीएलटी बताए गए प्लान को रिजेक्ट कर देती है, या उसने प्लान को अप्रूव करा लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, तब लिक्विडेशन होता है। ऐसे लिक्विडेशन नहीं होता, वो बहुत बड़ा मैटर है भाई। ऐसे कैसे एलएलपी बंद हो जाएगी और एलएलपी खत्म हो जाएगी? तो दोस्तों, आज की मुलाकात में हमने जो सीखा
वो एक प्रिलिमिनरी हिस्से थे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के। आईबीसी 2016 में हमने सीखा कि इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, बैंक्रप्सी का मतलब क्या है, और इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी जब होते हैं तो कंक्लूजन क्या होता है। बैंक्रप्सी और लिक्विडेशन, इन दो शब्दों में समानता हमने सीखी। फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोड देखे कि 4 उद्देश्य हैं। इनके बाद हमने सीखा कि हमारे इस आईबीसी में 5 हिस्से हैं, 255 सेक्शंस हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, और वो 5 हिस्सों में पहला प्रिलिमिनरी है, आखिरी मिसलेनियस है, और उसमें से चौथा जो है वो रेगुलेशन का है, और जो दूसरा और तीसरा है वो कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट्स का है। उसके बाद हमने देखा कि 4 पिलर कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने देखा कि सेक्शन 1 ये कहां कहां अप्लाई होता है, कहां कहां नहीं अप्लाई होता। उसके बाद जहां भी नहीं होता उसमें भी एनबीएफसी पे होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी हमने, और उसके बाद हमने देखा एक प्रोसेस फ्लो बेसिक। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर द डे for this first class of IBC 2016. It was a lovely evening with you all people.